तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं, कैसे रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है, कैसे रिसोर्सेज को बनाया जाता है। ये चैप्टर जो है ना, ये एक बेस बनने वाला है पूरा जियोग्राफी के लिए। मतलब जियोग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो सब इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप रिसोर्स समझोगे तो दूसरे चैप्टर्स में आप जाके देखोगे कि रिसोर्स को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, किस चीज़ को हम रिसोर्स मानते हैं, रिसोर्सेज कम क्यों हो रहे हैं, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली। ये सारा जो है ना 10th की जियोग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या है, उनको बनाया कैसे जाता है, किस कंट्री के लिए रिसोर्स का क्या मतलब होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसोर्स किसको कहते हैं। एक डिफिनेशन समझेंगे, उस डिफिनेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि हम किस चीज को रिसोर्स कहेंगे, किस चीज को रिसोर्स नहीं कहेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। कोई भी चीज जो अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में, फिजिकल एनवायरमेंट में, हमारे माहौल में, कोई भी चीज जो अवेलेबल है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हेल्प करती है, चीज किस में हेल्प करेगी, हमारी नीड्स को फुलफिल करने में, उसको हम रिसोर्स मानेंगे। लेकिन 3 शर्तें हैं। वो रिसोर्स जो है, वो चीज जो है, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये होना चाहिए कि हम उसको यूज कर सके, ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इंटरनेट एक रिसोर्स है, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है। इंटरनेट रिसोर्स बन गया। तो पहली कंडीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवेलेबल है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सके, हम उसको एक्सेस कर सके। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी औकात से बाहर हो, यानी हम उसको यूज कर सके। इतना महंगा अगर होगा तो चलेगा, अगर उससे ज्यादा महंगा होगा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, यानी हमारी औकात से बाहर है, ठीक है, अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकली भी अवेलेबल होगा, लेकिन हमारे पास वो इकोनॉमिकली वो एक्सेसिबल नहीं होगा, फीजिबल नहीं होगा, इतना महंगा होगा, यानी कोई इंसान उसको खरीद ही नहीं पाएगा। तो जब कोई इंसान उसको खरीद ही नहीं पाएगा इकोनॉमिकली, और उसके बस की नहीं होगी, तो हम उसको रिसोर्स नहीं मानेंगे। तीसरी कंडीशन, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, यानी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। अब ये जो 3 कंडीशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो एक कंट्री के लिए तो रिसोर्स है लेकिन दूसरी कंट्री के लिए रिसोर्सेज नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आजकल अलग अलग कंट्रीज में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें खाते हैं, दूसरी कंट्री उस चीज़ को नहीं खाती। जैसे अगर हम चाइना की बात करेंगे, चाइना चाइना में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है एज ए मीट, ठीक है। चाइना में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है, जैसे मीट खाया जाता है वहाँ। ओके, मीट खाया जाता है। मीट में अगर आप देखो, चमगादड़ जो है ना वो खाया जाता है। इंडिया में चमगादड़ को नहीं खाया जाता क्योंकि हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो चमगादड़ का मीट उनके लिए रिसोर्स है, हमारे लिए नहीं है। बैट्स का जो मीट है ना, वो चाइना के लिए रिसोर्स है, हमारे लिए रिसोर्स नहीं। इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिकल है हमारे लिए, वो इतना सस्ता है, लेकिन हम उसको नहीं खाते क्योंकि सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि पकड़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कल्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को रिसोर्स मानने। कोई चीज इकोनॉमिकली फीजिबल होगी, हाँ जी हो सकती है। जैसे आम इंसान के लिए देखो, आजकल ना अगर हम यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर हम गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे ना, गाड़ियों में, तो ऐसा माना जाता है कि 1 किलो यूरेनियम 80 ईयर्स के लिए एक गाड़ी को काफी लगेगा। मतलब अगर आप 80 ईयर्स तक गाड़ी चलाओगे ना, 1 किलो यूरेनियम से चला पाओगे, लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है कि हम गाड़ी में इस्तेमाल, तो दोनों चीज़ें नहीं है हमारे पास। यूरेनियम भी अवेलेबल है, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी एक्सेप्ट भी करेगी, लेकिन 2 चीज़ें नहीं है हमारे पास। क्या? टेक्नोलॉजी भी उसकी नहीं आई अभी कि गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, वो बहुत महंगा है। तो हम क्या समझे, यूरेनियम एक रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल रिसोर्स है, लेकिन गाड़ियों के लिए रिसोर्स नहीं है। ये हमारे लिए तो रिसोर्स है क्योंकि हम दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के लिए वो रिसोर्स नहीं बनेगा। यहां तक समझ में आया कि रिसोर्स हम किसको कह सकते हैं।
कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल है और हमें हेल्प करती है हमारी नीड्स को फुलफिल करने में, लेकिन 3 कंडीशंस ये है कि वो चीज़ जो है ना वो महंगी नहीं होनी चाहिए। महंगी मतलब हम उसको खरीद सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास कि हम उसको यूज़ कर सकें और हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उसको हम रिसोर्स माने। द सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें कैसे बनाई जाती है, रिसोर्सेज को कैसे बनाया जाता है और कौन बनाता है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स, जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स भी मानते हैं। इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स, इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स। क्यों इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स है? रीजन ये है कि इंसान ही है जो नेचर से चीजें उठाता है, नेचर से यानी फिजिकल वर्ल्ड से चीजें उठाता है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके उनको फैक्ट्रीज में ला के चीज़ों को बनाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चीज़ें एनवायरमेंट से उठाई, फैक्ट्रीज में जाके उनको चेंज किया, किससे चेंज किया? अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और नया रिसोर्स बन के डेवलप हो। जैसे सैंड को जो है ना वो नेचर से उठाया जाता है, नेचर से सैंड, सैंड को नेचर से उठाया, फिर उसको फैक्ट्रीज में लेके जाते, प्रोसेस करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। डायरेक्टली नहीं कर सकते, हाथ से नहीं कर सकते, उसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है। तो इंस्टीट्यूशन में, लैब्स वगैरह में लेके जाते हैं उस सैंड को। उस सैंड से सिलिकॉन्स निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उन सिलिकॉन्स को निकाल सकते हैं। फिर उन सिलिकॉन से हम क्या है, माइक्रोचिप्स बनाते हैं, माइक्रोचिप। अब आप बोलोगे माइक्रोचिप्स क्या होते हैं? चिप्स का मतलब ये नहीं खाने वाली चीजें। माइक्रोचिप्स वो चीजें हैं जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती है। आपके मोबाइल फोन में लगता है, आपके घर में जो एसी है उसमें लगता है, आपके घर में जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर है उसमें लगता है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है घर में, लैपटॉप्स है घर में। ओके, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको मिलेगा छोटा बड़ा, उसमें छोटे से बड़े बहुत सारे चिप्स लगते हैं। किसी में माइक्रो चिप लगता है, किसी में मैक्रो चिप लगता है, और ये सारे चिप जो है ना सिलिकॉन से बने होते हैं, और वो सिलिकॉन सैंड से निकाले जाते हैं। सैंड मिलता है नेचर में, फिर उनको फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी होती है, उसका इस्तेमाल करके एक नया चीज बनाया जाता है जो कि रिसोर्स बनता है। तो एक चिप, माइक्रोचिप एक रिसोर्स है, लेकिन उसको किया है डेवलप ह्यूमंस ने, ह्यूमन सेंट्रिक। समझ में आया? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट। इंसान जो है ना फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करता है, और अपने इकोनॉमी को डेवलप करता है, चीजों को डेवलप करता है। दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू यूजेबल रिसोर्स। इस चीज से जब इंसान फिजिकल वर्ल्ड से चीजें उठाता है, उनको प्रोसेस करता है, उनको फ्लरिश करता है, उनको डेवलप करता है, तो एक नई चीज जो बन के आती है वो एक यूजेबल रिसोर्स होती है। तो रिसोर्स हमेशा यूजेबल होता है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट रिसोर्सेज इज, रिसोर्सेज क्या एक ही तरीके के होते हैं या अलग अलग तरीकों के होते हैं? देखो सबसे पहले ना मैं समझाता हूँ आपको, रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। या तो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको ह्यूमंस डेवलप नहीं करते। नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरली पैदा होते हैं, जैसे ट्रीज वगैरह ह्यूमंस डेवलप नहीं करते, ट्रीज जो है वो खुद आते, ठीक है ना। जैसे फॉरेस्ट वगैरह है, ह्यूमंस ने कभी डेवलप नहीं करे, वो नेचुरली ग्रो करता है। एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं नेचुरली ग्रो करते हैं, ह्यूमंस का उसके साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब ह्यूमंस उनको हेल्प नहीं करते ग्रो करने में, वो खुद ग्रो होते हैं। ह्यूमंस का कोई इंटरवेंशन नहीं है, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरे तरीके के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्स। आप समझो मैन मेड रिसोर्सेज होते क्या है। मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको ह्यूमंस डेवलप करते हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे, गाड़ी है किसी के पास, ह्यूमंस ने बनाई है। घर है किसी के पास, ह्यूमंस ने बनाया। ओके, मोबाइल फोन है आपके पास, ह्यूमंस ने बनाया। इंटरनेट है हमारे पास, इंसान नहीं बनाया। ये सारी चीजें जो है ना इंसान ही बनाता है, लेकिन चीजें लाता कहां से है? एनवायरमेंट से लाता है चीजें। नेचुरल चीजों को कन्वर्ट करके एक मैनमेड चीज बनाता है, उसी को हम बोलते हैं मैनमेड, आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, रिसोर्सेज दो तरीके के हैं। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें, उनके ब्रॉड टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप्स के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, बट रिसोर्सेज सिर्फ ये दो तरीके के नहीं है कि मैन मेड है और नेचुरल है, नहीं, रिसोर्सेज और भी तरीकों के हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया अलग होगा। जैसे अगर हम आप बोलेंगे आपको कि एक स्कूल में जो बच्चे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो बॉयज हो सकते हैं स्कूल के बच्चे, या तो गर्ल्स हो सकती है। ओके, ओके, ये दो बड़े सेक्शंस हैं।
यानी अगर हम जेंडर के बेस पे देखेंगे तो दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में, लेकिन जब हम जेंडर से हटके किसी और क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं जैसे एज, क्या सारे स्कूल में जितने भी बच्चे एक ही एज ग्रुप के हैं? नहीं, फिर बच्चे जो है ना वो एज के बेसिस पे अलग अलग एज के होंगे। कोई 10 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा। ओके, एज के बेसिस पे हमने देखा, एक और क्राइटेरिया हमने उठाया कि एज के बेसिस पे बच्चे भी अलग अलग है। पहले हमने जेंडर के बेसिस पे देखा, तो जेंडर के बेसिस पे हमें दो कैटेगरीज मिली थी, बॉयज एंड गर्ल्स। तो कहने का मतलब ये है रिसोर्सेज को भी जब हम अलग अलग क्राइटेरिया से देखते हैं ना, तो रिसोर्सेज भी अलग अलग तरीकों के हैं। पहले हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन करी तो दो तरीके के रिसोर्सेज है, एक तो नेचुरल है, दूसरे मैन मेड है। लेकिन इसके अलावा भी रिसोर्सेज है जो इससे परे है कि वो मैन मेड है या नेचुरल है, इससे परे है वो, उनको हम आगे पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले वही पढ़ना है। देखो, रिसोर्सेज को जब हम ओरिजिन के बेस पे देखते हैं कि क्या इनमें लाइफ है या नहीं है, तो फिर हमें दो कैटेगरीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि रिसोर्स जो हमारे पास है वो बायोटिक है या एबायोटिक है या एबायोटिक जिसको हम बोलते हैं। रिसोर्सेज हम जो यूज करते हैं या तो वो किसी लिविंग बीइंग से आए हैं, यानी वो हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी लिविंग बीइंग से, या तो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया। जैसे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं घरों में। ओके, वुड जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये वुड आता कहां से है? ट्री से आता है। कहां से आता है? ट्री से। और ट्री खुद लिविंग बीइंग है, यानी ट्री जो है वो एक बायोटिक प्रोडक्ट है। ओके, रिसोर्स है लेकिन बायोटिक रिसोर्स। यहां हम एज का डिफरेंस नहीं कर रहे, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, कहां से, वजूद क्या है इसका। इसका वजूद ये है कि ये एक ट्री से आया है, और ट्री एक बायोटिक रिसोर्स है। इसका मतलब ट्री से जो भी प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो उनका जो वजूद होगा, उनका जो ओरिजिन होगा वो बायोटिक होगा। दूसरा, एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आया। ऐसे ही एक रिसोर्स है जिसको हम बोलते हैं मार्बल, हमारे घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब वो मार्बल जो है ना वो हमारे घरों में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या वो लिविंग ऑब्जेक्ट से आता है? नहीं, मार्बल एक स्टोन है, तो उसको स्टोन से एक्सट्रैक्ट करके पॉलिश करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, मार्बल चूंकि वो ऐसे प्रोडक्ट से आता है जिसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग से आता है, नॉन लिविंग बीइंग से। जब वो नॉन लिविंग बीइंग से आता है, इसका मतलब ये है कि वो एबायोटिक रिसोर्स है। दूसरी एग्जांपल भी हम देते हैं, जैसे हमारे घरों में टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक नॉन लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिट्टी वगैरह से या मिट्टी से या फिर किसी और प्रोडक्ट से, लेकिन वो भी ज्यादातर रॉक से ही बनाया जाता है। सिमिलरली एक और प्रोडक्ट है, एक और नहीं बहुत सारे, लेकिन हम एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दे सकते। एक तो मार्बल का एग्जाम्पल हमने दिया, दूसरा बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वो आप जल्दी समझ पाओ। हम अपने घरों में ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ग्लासेस का, कांच वगैरह या मिरर्स वगैरह वो सब ग्लासेस के बने होते हैं। अब ये गिलास जो है ना वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? वो सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सैंड जो है वो खुद क्या है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे? एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, तो ओरिजिन के बेसिस पे दो रिसोर्सेज है, एक तो बायोटिक यानी जिनमें लाइफ है, और एबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं है। सिमिलरली दूसरे तरीके के जब रिसोर्सेज को हम क्राइटेरिया चेंज करेंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज हमें और भी तरीके के मिलते हैं, लेकिन उनको हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्या वो खत्म होने वाले हैं या नहीं खत्म होने वाले, क्या वो दोबारा बन रहे हैं या दोबारा नहीं बन रहे। देखो, रिसोर्सेज या कोई भी चीज धीरे धीरे खत्म हो ही जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो ह्यूमन हिस्ट्री में खत्म नहीं होने वाले। हम वो दोनों चीजें देखेंगे। जब हम रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबिलिटी पे चेक करते हैं तब हमें दो तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं। एक वो जिनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, यानी दोबारा बनने वाले हैं, रिन्यू, दोबारा बनेंगे, वो रिसोर्सेज जिनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, उन्हीं का दूसरा नाम है नॉन एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज जो दोबारा बनने वाले हैं, ओके, एग्जॉस्टिबल,
वो रिसोर्सेज जो दोबारा बनने वाले हैं, खत्म नहीं होने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल या नॉन एग्जॉस्टिबल। ओके, ये कौन से रिसोर्सेज है, क्या इनकी कोई एग्जांपल्स है? बिल्कुल एग्जांपल है। जैसे हमने अभी ट्री देखा था, ट्री को अगर हमने उससे प्लैंक्स निकाले, वुड निकाला, ठीक है ना, वुड हमने निकाला उससे, तो क्या ट्री को हम दोबारा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने किसी प्लांट को काटा, किसी ट्री को काटा, उसको कोई ब्रांच या बीच लगाएंगे, अपने ही लाइफ स्पैन में, हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन में हम दोबारा उसको उगते हुए देखेंगे। ओके, वो रिसोर्सेज जो हमारे ही लाइफ स्पैन में दोबारा बनेंगे, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कोई और भी रिसोर्स है? बिल्कुल है, एनिमल्स है। एनिमल्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा हम एनिमल्स को ग्रो होते हुए देखेंगे अपने ही लाइफ स्पैन में, तो एनिमल्स भी आते हैं इसी में। ओके, एनिमल्स। अब वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन लाइफ स्पैन में हम दोबारा बनते हुए नहीं देखेंगे, या अगर बनेंगे भी, उनका बनने का प्रोसेस इतना स्लो होगा कि उनको टाइम लगता होगा 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 3000 ईयर्स, मिलियन ईयर्स दोबारा बनने में, उनको हम कंसिडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम बताएंगे आपको, अगर हम किसी जगह से क्रूड ऑयल या ऑयल निकालेंगे, पेट्रोलियम, क्या उस जगह पे ऑयल दोबारा ह्यूमन हिस्ट्री में ही बनेगा, यानी हमारी लाइफ स्पैन में बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि फॉसिल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, या हमने किसी जगह से कोल निकाला है, कोल। अब जिस जगह से कोल निकाला है, क्या हमारे लाइफ स्पैन में दोबारा वहां पे कोल बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, वो रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बनेंगे या बनने का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, उनको कंसिडर किया जाता है नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट, खत्म होने वाले, एग्जॉस्टिबल। ओके, एग्जॉस्टिबल। दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, वो रिसोर्सेज जो दोबारा बनेंगे, ओके, जो दोबारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो खत्म नहीं होने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे ट्री है, ओके, जैसे सनलाइट है, सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं, जैसे विंड एनर्जी है, दोबारा बना सकते हैं, खत्म नहीं होने वाली। ओके, ऐसे ही कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज है जो हमारे लाइफ स्पैन में खत्म होंगे, दोबारा नहीं बनेंगे, यानी एक बार यूज करें दोबारा वो नहीं बनेंगे। जैसे कोल है, बन गए, एशेस में कन्वर्ट हो गए, खत्म। जैसे ऑयल है, एक बार यूज किए, खत्म, दोबारा वो नहीं। आयरन और किसी जगह से निकाला, आयरन है, आयरन ओर बेसिकली, ठीक है, ओर्स वगैरह जितने भी होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन से निकालते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, वो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, वो खत्म होने वाले। सिमिलरली जब हम एक और क्राइटेरिया से देखते हैं, तब हमें पता चलता है किसी और तरीके के भी रिसोर्सेज है। देखो, दो कैटेगरीज हमने पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दो तरीके के रिसोर्सेज है, बायोटिक, एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल जो दोबारा बनेंगे, जो खत्म नहीं होने वाले, और नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बनने वाले और खत्म होने वाले। वैसे ही रिसोर्सेज है कुछ जो ओनरशिप के बेसिस पे चेक किए जाते हैं कि किसके हैं। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है रिसोर्सेज का। देखो, आम इंसान जो चीजें होल्ड करता है, जो चीजें ओन करता है, घर ओन करता है, कोई ऑर्चर्ड ओन करता है, मोबाइल फोन ओन करता है, पीस ऑफ लैंड ओन करता है, ओके, कोई फैक्ट्री ओन करता है, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसी इंडिविजुअल का दूसरा नाम है प्राइवेट रिसोर्सेज। ओके, प्राइवेट, किसी आम इंसान के, प्राइवेट रिसोर्स। इसी का एक और नाम है पर्सनल रिसोर्सेज। पर्सनल, एक इंसान के अपने रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो है जिनको कोई आम इंसान, एक या एक से ज्यादा, कभी कभार ज्वाइंट में भी होते हैं, दो लोग, तीन लोग, है ना, पार्टनरशिप। आम इंसान जिन चीजों को ओवन करता है ना, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उन्हीं का दूसरा नाम है प्राइवेट रिसोर्सेज, उन्हीं का तीसरा नाम है पर्सनल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको एक आम इंसान ओवन नहीं करता, बल्कि एक कॉलोनी, एक मोहल्ला, एक सोसाइटी ओन करती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब ये कौन से कम्युनिटी रिसोर्सेज है?
इंडिविजुअल रिसोर्स के तो एग्जाम्पल देखिए, क्या कम्युनिटी रिसोर्सेज के भी एग्जाम्पल्स है? बिल्कुल है। कौन कौन से रिसोर्सेज? जैसे अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे, बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, इनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज। इन सिटीज में अगर आप आराम से देखोगे ना, तो जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज होते हैं, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, लोग फ्लोर्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, 2 रूम्स में रहते हैं, तो वो एक कन्फाइंड एरिया होता है ना। साइड में दीवारें होती हैं, बाहर एक चौकीदार होता है, उसके अंदर की चीजें उस बिल्डिंग के सारे लोगों के होते हैं। जैसे पार्किंग होगी, किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक पार्किंग होती है, वो पार्किंग कहलाएगी कम्युनिटी रिसोर्स। पार्किंग होती है, ओके, कम्युनिटी, सबका अधिकार होता है उस पर, वो सब ओन करता है। या उस कम्युनिटी के अंदर कोई जिम भी हो सकता है, जिम, और वो उसी सोसाइटी के लिए होता है, दूसरी सोसाइटी के लिए नहीं होता, उसको भी बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। अब थोड़ा शहरों की तरफ आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, शहरों की तरफ आते हैं। सिटीज में भी अलग तरीके के रिसोर्स होते हैं, लेकिन कम्युनिटी रिसोर्स ही होते हैं। जैसे सिटी में कहीं पे हो सकता है पब्लिक लाइब्रेरी, और वो पर्टिकुलरली उसी सिटी के लिए, लोगों के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती, पब्लिक लाइब्रेरी, ओके। या पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा भी चीजें, स्विमिंग पूल हो सकता है, स्विमिंग पूल भी होता है उसी कन्फाइंड एरिया के लोगों के लिए, उससे बाहर के लोग नहीं आ सकते, ओके। या ग्रेवयार्ड भी हो सकता है, ग्रेवयार्ड भी पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए ही होता है, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, उससे बाहर के लोगों के लिए नहीं होता, और एक आम इंसान भी उसको ओन नहीं करता, ओके। इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। ऐसे अगर हम विलेजेस में देखेंगे ना, तो विलेजेस में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो पूरे विलेज के लिए होते हैं। जैसे ग्रेजिंग लैंड होता है उनके लिए, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे एनिमल्स को लेके जाके रखा जाता है, ताकि वो दिन भर खाना खाए, वहाँ पे दिन भर ग्रास वगैरह जो है वो खा सके, उनको हम बोलते हैं। वो ग्रेजिंग लैंड होते हैं, वो उसी गाँव के लिए हो सकती है, दूसरे गाँव के लोग वहाँ नहीं आ सकते। स्पोर्ट्स ग्राउंड हो सकते हैं, ग्राउंड्स वगैरह, पार्क्स वगैरह, है ना, ग्राउंड्स वगैरह हो सकते हैं, पार्क्स वगैरह होते हैं, और ये भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होते हैं, पर्टिकुलर विलेज के लिए होते हैं। दूसरे विलेज के बच्चे जो है वहाँ पे विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। तो वो एरिया जो है, वो सारी चीज़ें जो है ना, इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये पार्किंग सिस्टम भी हो सकता है, ये ग्राउंड भी हो सकता है, ये ग्रेवयार्ड भी हो सकता है, ये पार्क भी हो सकता है, स्विमिंग पूल भी हो सकता है, प्ले ग्राउंड भी हो सकता है, ग्रेजिंग लैंड भी हो सकता है। इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स समझ में आ गया, किसी भी आम इंसान का कोई भी चीज़, उसको कम्युनिटी इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी का ओनरशिप होता है। तीसरे रिसोर्सेज होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जिनको कोई आम इंसान नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, एक मोहल्ला नहीं, बल्कि पूरा स्टेट या पूरी कंट्री जो है वो ओन करती है। जैसे अगर हम इंडिया का हल्का सा छोटा सा मैप यहाँ पे बनाएंगे, ये थोड़ा सा रफ मैप मैं बनाने वाला हूँ ताकि थोड़ा समझा सकूँ मैं। देखो, ये सिंपली इंडिया का एक हल्का सा मैप बना रहा हूँ मैं, ओके। ये देखो, इंडिया का ये कोस्टल लाइन अगर आप देखोगे, 7,000, मोर देन 7,000 किलोमीटर्स का ये कोस्टल लाइन है, ओके। आपने कभी सोचा है कि क्या पानी में हम कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? देखो, इंडिया के, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री होगी, उसके कुछ अपने रिसोर्सेज होते हैं जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे नेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है, कोई भी माइनिंग एरिया है इंडिया में, वो नेशनल रिसोर्स है, जहाँ पे माइनिंग किया जाएगा, ओके। माइनिंग रिसोर्स जो होते हैं ना, माइनिंग एरिया जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं, ओके। जहाँ पे क्रूड ऑयल मिलेगा वो भी गवर्नमेंट के होते हैं, जहाँ पे माइनिंग की जाएगी वो भी गवर्नमेंट के होते हैं, जहाँ पे क्वेरिंग की जाती है, मार्बल्स वगैरह मिलते हैं, स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, वो भी गवर्नमेंट के होते हैं। तो माइनिंग एरिया सारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये मतलब वो चीज़ें जो गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट का जिस पे अधिकार होता है, उनको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। वाटर बॉडीज बहुत सारी है, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, वो सारी वाटर बॉडीज जो होती है ना, वो भी गवर्नमेंट की होती है। वाटर बॉडीज जितनी भी होती है गवर्नमेंट की होती है। क्या सारी वाटर बॉडीज गवर्नमेंट की होती है? नहीं, सारी वाटर बॉडीज गवर्नमेंट की नहीं होती है। जैसे इंडिया में 3 साइड पे अगर हम देखेंगे तो वाटर है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इस साइड में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बॉब जिसको बोलते हैं हम, बे ऑफ बंगाल। इस साइड पे हम देखेंगे तो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है इस साइड पे।
तो 3 साइड में पानी है, तो क्या सारा पानी इंडिया का है? बिल्कुल नहीं, सारा पानी इंडिया का नहीं है। इंडिया का जो कोस्टल लाइन होता है ना, कोस्टल लाइन, वहां से अगर हम देखेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स जो है वहां पे इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट रहेगा। इंडिया कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो कर सकता है, कोई चीज बनाना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो बना सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का। किसी भी कंट्री का 12 नॉटिकल माइल्स तक कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल, ओके, एक्सक्लूसिव कंट्रोल। उसके अलावा वैसे ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर, नियर अबाउट 1.8 किलोमीटर का होता है, उसको हम बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, ये नियर अबाउट बनता है 22 किलोमीटर्स या 23 किलोमीटर्स। तो मेन जो कोस्टल लाइन है वहां से 22 किलोमीटर्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक कंट्रोल रहेगा, एक्सक्लूसिव। कोई यहां पे पर भी नहीं मार सकता है 22 किलोमीटर में, ओके। उसके अलावा भी इंडिया का ही कंट्रोल रहेगा, कहां तक? लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। यानी इन बॉडी जो वाटर लाइंस है, ये जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का ही कंट्रोल रहेगा, यानी इंडिया का ही माना जाए, ओके। इनको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। माउंटेन्स भी नेशनल रिसोर्स है, वाटर बॉडीज भी नेशनल रिसोर्सेज है, पार्क्स वगैरह जो नेशनल पार्क्स होती है वो भी, फॉरेस्ट्स वगैरह वो भी होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ये सारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जहां पे एक कंट्री का कंट्रोल रहता है सारी चीजों पे, उनको हम बोलते हैं, या कंट्री ओन करती है सारी चीजें, और आम इंसान को यूज करने के लिए परमिशन चाहिए, जैसे रोड्स वगैरह है ना, तो हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ, तो उनको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। एक और है ओनरशिप के बेसिस पे जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको कोई आम इंसान ओन नहीं करता, जिनको कोई कम्युनिटी ओन नहीं करती, कोई कंट्री ओन नहीं करती, उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ओन करती है। जैसे मैंने अभी बोला कि 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी कंट्री का कंट्रोल रहता है पानी में, उसके बाद का किसका कंट्रोल रहेगा? क्योंकि ओशंस तो 5 बड़े ओशंस है, वो ओशन तो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा है ना, तो किसका कंट्रोल रहेगा? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स किसका कंट्रोल रहेगा? इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा, सारी कंट्रीज का, ओके। उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर कंट्री उसको ओन नहीं करती, बल्कि पूरा जो ग्लोब है वो ओन करता है, और जब भी किसी को इस्तेमाल करना है तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का परमिशन लगता है। क्या कोई और भी चीज है? हाँ, स्पेस। स्पेस में कोई अपना रॉकेट लेके जाना चाहता है तो उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा चेक करती है कि किस पर्पस के साथ लेके जा रहा है, लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। कोई एक कंट्री ओन नहीं कर सकती, जितनी भी कंट्रीज है सब इक्वली पार्टिसिपेंट है, सब इक्वली जो है उसको ओन करते हैं। स्पेस भी जो है ना वो किसी एक इंसान का नहीं है, सबका है, और उसमें जो प्लैनेट्स वगैरह है वो तो पता ही है, स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ओन करते हैं। सनलाइट किसी एक इंसान की नहीं है, सब लोगों की बराबर, सब लोग उसमें अधिकार रखते हैं, ओके। इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ओके। नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल जिनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। देखो, रिसोर्स को जब किसी जगह पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ मिलती है ना, वो डायरेक्टली नहीं निकाली जाती, उसका पहले सर्वे किया जाता है, फिर उसका क्वांटिटी चेक किया जाता है, फिर इसका क्वालिटी चेक किया जाता है, फिर उसके लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाते हैं, यानी फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप की जाती है, उनसे निकाला जाता है, मशीनरीज लाई जाती है, इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है ना। इसको हम बोलते हैं कि इसको डेवलप करना पड़ता है, पहले रिसोर्स को डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद निकाला जा सकता है। इसी डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज अलग अलग तरीकों के हैं। कुछ रिसोर्सेज जो है जो तैयार है, जो हम यूज कर रहे हैं करंट, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो तैयार तो है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे, कुछ रिसोर्सेज है जो हम यूज करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। इन्हीं को आज हमें पढ़ना है। वो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं करंटली लेकिन पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी है हमारे पास, क्वालिटी भी है, हम यूज भी कर रहे हैं, हमने इसका क्वांटिफिकेशन भी चेक किया है, कितना पोटेंशियल है, सब पता है हम, और यूज भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे। इंडिया का अगर आपको वेस्टर्न घाट्स याद होगा ना, वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया के वेस्ट में है, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स, ओके,
यहाँ पे या फिर राजस्थान अगर आप देखोगे, राजस्थान में बहुत सारा पोटेंशियल है कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। यूज कर रहे हैं करंटली, लेकिन ज्यादा यूज नहीं कर रहे, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे। उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स दोबारा मैं बताऊंगा, वो रिसोर्सेस है जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड को फुलफिल करने का, लेकिन हम पूरी तरीके से उनको डेवलप, पूरी तरीके से उनका फायदा नहीं उठा पा रहे। जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है, इस पे हम सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, या फिर हमारे कोस्टल लाइन है वहां पे हम विंड मिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, या वेव एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। यूज कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर। दूसरा, डेवलप्ड रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस जो हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पूरा फायदा जिनसे लिया जाता है, उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। हमें क्वालिटी भी उनका पता है, क्वांटिटी भी उनका पता है, और सही से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। करंटली जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ही हम बोल, जैसे कोल, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, ओके। तीसरा, स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास करंटली टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, वाटर जो है ना, वो दो चीजों से बना हुआ है। जैसे हम इसकी केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं, H2O, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर बनाता है वाटर, H2O। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ना, ये बहुत ही जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ओके। हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो है ना एक फ्यूल है। अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हम ऑक्सीजन को अलग करेंगे और हाइड्रोजन को अलग करेंगे, हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स आ जाएगा। लेकिन करंटली ऐसी कोई इकोनॉमिकली वायबल टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो रिसोर्सेज का पता है हमारे पास, एबेंडेंट रिसोर्स है, 71% वाटर है हमारी अर्थ पे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सही से इसका फायदा उठाएंगे, ओके। वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है, अवेलेबल है, एबेंडेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक। कि हो सकता है फ्यूचर में कभी मिलेगी कोई टेक्नोलॉजी, तो वो स्टॉक ही रहेगा, हम उसको उस टाइम पे यूज करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिजर्व्स। किसी भी कंट्री ने जब किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई रिसोर्स मिलेगा, लेकिन वो उसको निकालेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी भी है, पता भी है कैसे निकालना है, सर्वे भी किया हुआ है, चेक भी किया हुआ है, क्वांटिटी भी पता है कितना है, लेकिन फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं। बट क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा के रखेंगे, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम निकाल के यूज करेंगे। जिस तरीके से हम अपने बैंक में पैसा रखते हैं और ये सोचते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं रिजर्व। हम पैसा रखते हैं बैंक में रिजर्व करके, एफडी करके, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी हम निकालेंगे। उन्हीं को हम बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिजर्व्स। तो गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लिथियम वगैरह हो गया, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, वाटर बॉडीज हो गए, जिनको वो बचा के रखते हैं, या फॉरेस्ट जो है बचा के रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगा, उस टाइम पे हम उन रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं को बोलते हैं रिजर्व्स। क्विक रिकैप करेंगे इसका और देखेंगे क्या हमें लर्न, ताकि चेक करेंगे क्या हमें याद रहा या नहीं रहा। जैसे फर्स्ट है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वजूद के बेसिस पे दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, ओरिजिन के बेसिस पे दो तरीके के रिसोर्सेज हैं। बायोटिक जिनमें लाइफ है या जो लाइफ वाले प्रोडक्ट से निकले हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज यानी वो प्रोडक्ट जो किसी नॉन लिविंग थिंग से बने, ओके, जैसे मार्बल्स वगैरह। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, वो रिसोर्सेज जो या तो खत्म होने वाले हैं या तो नहीं खत्म होने वाले। तो दो तरीके के रिसोर्स है इसमें। रिन्यूएबल जो दोबारा बन सकते हैं, सनलाइट, विंड एनर्जी, ये सब, ट्रीज वगैरह, एनिमल्स वगैरह। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बनने वाले, जैसे कोल खत्म हो गया, एक जगह निकाला दोबारा नहीं बनेगा, ऑयल निकाला एक जगह निकाला दोबारा नहीं बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारे पास चार तरीके के रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज जो कोई आम इंसान ओन करता है, एक या एक से ज्यादा आम इंसान ओन करता है। प्राइवेट रिसोर्सेज भी उन्हीं को बोलते हैं। पर्सनल रिसोर्सेज भी उन्हीं को बोलते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स, जहां पे कोई एक गांव, एक मोहल्ला, एक सोसाइटी, एक कॉलोनी किसी पर्टिकुलर चीज को ओन करती है, जैसे जिम हो गया, पार्किंग स्टेशंस हो गए, वो किसी पर्टिकुलर एरिया के होते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। ऐसे ही
नेशनल रिसोर्सेज हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी चीज़ को ओन करती है उनको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जैसे वाटर बॉडीज हो गए, रोड्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, या फिर जो ओशंस होते हैं, कोस्टल लाइन होती है 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो गवर्नमेंट ही ओन करता है। पास्चर लैंड्स होते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं, वो ओशंस, वो वाटर बॉडी जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स आती है उनको हम बोलते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, या स्पेस भी है इसमें, प्लैनेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स। ऐसे ही एक और तरीके के रिसोर्सेज है जो हम देखते हैं ऑन द स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, कि कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं, यानी हमने कितने ज़्यादा यूज़ करे हैं, क्या हम यूज़ कर सकते हैं उनको या नहीं कर सकते। इस बेसिस पे भी 4 तरीके के रिसोर्सेज है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हम करना नहीं चाहते, आलस में आ गए हैं, है ना, या तो कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ करंटली यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जब चाहे हम उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, यहाँ पे आप सोच सकते हैं ये डेवलप्ड स्टॉक्स है, बेसिकली अलग है, डेवलप्ड रिसोर्सेज अलग है, स्टॉक्स अलग है। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हम करंटली यूज़ करते हैं और पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास करंटली टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्स है अवेलेबल लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे वाटर से हम अलग दो एटम्स अलग, दो चीज़ें अलग करना चाहते हैं, ऑक्सीजन अलग करना चाहते हैं और हाइड्रोजन अलग करना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, कोई वायबल टेक्नोलॉजी, तो हम नहीं कर पा रहे। स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे, उनको स्टॉक्स बोलते हैं। रिजर्व्स ऐसे रिसोर्सेज है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, हम चाहें तो आज ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने बचा के रखे फ्यूचर यूज़ के लिए, उनको हम बोलते हैं रिजर्व्स। होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि रिसोर्स जो हमारे पास है, क्या हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। देखो, रिसोर्स जो है ना, कोई भी चीज जो हमें नेचर से मिलती है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं और फायदा भी पूरा उठा रहे हैं। तो हमेशा ह्यूमंस का ये पर्सपेक्टिव रहा है इसके साथ कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर हमें चीजें फ्री में दे रहा है, हालांकि फ्री में दे भी रहा है लेकिन उसी का हम गलत फायदा उठा रहे हैं, हम उनको इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है हद से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना, ताकि उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। पूरी तरीके से इस्तेमाल करना, हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। इंसान बहुत ज्यादा लालची हो गया। इंसान को नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला था, और सच भी है कि गिफ्ट ही है, क्योंकि हमें नेचर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। फॉरेस्ट से जब हम ट्रीज काटते हैं ना, तो हमें ट्रीज के बदले में फॉरेस्ट को पैसे नहीं देने पड़ते। जमीन से जब हम माइनिंग करते हैं ना, वहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस एक्सट्रैक्शन के बदले में जमीन को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, है ना, कोई थैंक यू भी नहीं देते। तो फ्री गिफ्ट तो है, लेकिन इसी का हमने गलत फायदा उठाया और बहुत गंदा, बहुत गलत तरीके से हमने इस्तेमाल किया इसका। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने इसका इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया, फ्री गिफ्ट होने के बावजूद। ह्यूमंस अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन इसकी वजह से लोगों में लालच बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा लालच, कि मैक्सिमम रिसोर्सेज पे मेरा ही कब्जा होना चाहिए। जैसे हाल ही में अभी वेनेजुएला में, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किसी ने किडनैप किया। किसने किया? यूएसए ने किया। क्यों किया? क्योंकि वेनेजुएला के पास ऑयल है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ऑयल है तो वो वेनेजुएला के पास है, क्रूड ऑयल। अब अमेरिका चाहता है कि उस पर कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्स है। तो लालच इंसान को डुबा देती है। इस चक्कर में यूनाइटेड स्टेट ने उन पे अटैक किया और वहां का जो ऑयल है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करा, क्योंकि ग्रीड है इंसान की, वो रिसोर्स को डिप्लीट करना चाहता है, पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, और हर एक इंसान अपने लेवल पे कोशिश करता है कि मैक्सिमम कंट्रोल मेरा हो। यूएसए उसी का एक एग्जाम्पल है। इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम वेल्थ जो है वो कंसेंट्रेटेड रहता है पर्टिकुलर लोगों के पास। पूरे वर्ल्ड के जो ऑयल रिजर्व्स है ना, उन पे सबसे ज्यादा कंट्रोल यूएसए का है, डेवलप्ड नेशंस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कंट्रोल करना जानते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज यही कह रहा है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज जब कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएंगे, उससे क्या होगा? अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे, गरीब और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। अमीरों को बोलते हैं हैव्स, गरीबों को बोलते हैं हैव्स नॉट।
तो हैव्स वाले जो लोग हैं ना वो अमीर होते जाएंगे, हैव्स नॉट जो है वो और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेस का पावर है वो अमीर होते जाएंगे, जिन लोगों से वो पावर छीना गया वो और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? एक तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ होगा, वबा फैलेगी, प्रॉब्लम्स होंगे, पूरी कंट्री, एक कंट्री की बात नहीं है, पूरे ग्लोब में क्राइसिस हो जाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू ग्लोबल क्राइसिस। जब भी किसी चीज का, नेचुरल चीज का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना तो ग्लोबल क्राइसिस बढ़ते हैं। अब ऐसे कौन से ग्लोबल क्राइसिस है? नंबर 1 एक है ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन इमिशन बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितने भी ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, चाहे अंटार्कटिका हो या माउंटेन पीक्स हो, उनमें जितने भी ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ता जाएगा ओशंस में और फ्लड्स भी आएंगे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर एक गैस लेयर है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट, जो हार्मफुल सनलाइट है, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको एक्स रेज भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन के लिए डेंजरस है। अब ये क्या एक इंसान के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। जिन लोगों के पास वेल्थ है उन लोगों के लिए भी है, जिन लोगों के पास वेल्थ नहीं है उन लोगों के लिए भी है। अब जिन लोगों के पास पावर है उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। सेम तरीके से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, दिल्ली में अभी हम अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन, सिर्फ दिल्ली में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में। लेकिन क्या वो गरीब लोगों की वजह से है या किसी एक इंसान की वजह से है? नहीं, बहुत सारे लोगों के पास जिन्होंने अंधाधुन इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन किया रिसोर्सेज का, तो पोल्यूशन बढ़ता गया। अब उसकी वजह से क्या एक इंसान को प्रॉब्लम है? नहीं, हर एक इंसान को प्रॉब्लम है। लैंड डिग्रेडेशन भी होगा। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब, जब अगर आप देखोगे तो दिल्ली में ही फिलहाल इतने बड़े बड़े स्टॉक पाइल्स हो गए हैं ना, पुलिस के कचरे के ढेर हो गए। अब यूं माना जाता है कि दिल्ली में एक जगह है जहां पे कचरे का ढेर है, उसको माना जाता है बिगेस्ट ह्यूमन मेड माउंटेन, क्योंकि सिर्फ कचरा है, कचरे के ढेर है उसके ऊपर, है ना। तो ये इसकी वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये किसी की एक ही की जमीन खराब होगी क्या? सबकी होगी, सबकी होगी। ओके, ये चीजें क्यों हुई है? क्योंकि हमने गिफ्ट जो नेचर से लिया है ना, उसका हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया। हमारी लालच हमको डुबा रही है, हमारी जो ग्रीड है ना वो हमको खत्म कर रही है। इस वजह से गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि, क्या कहा था? देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। इस दुनिया में, हमारे नेचर में, हर एक इंसान को जो चाहिए ना वो अवेलेबल है और काफी है। लेकिन इंसान की ग्रीड इतनी ज्यादा है कि इंसान को हमेशा कम पड़ रहा है। लालची लोगों को कभी भी पूरा नहीं पड़ता और आम इंसान के लिए हमेशा काफी होता है। लेकिन लालची लोगों को हमेशा कम लगता है और वो एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, वो करते रहते हैं। इसी वजह से जो गांधी जी थे ना, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और वो हमेशा चाहते थे चीजें इंसान बनाए, आम इंसान बनाए, मशीनें नहीं। क्योंकि जब चीजें मशीन से बनती है ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। जब चीजें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा खत्म हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बरक्स वो कह रहा था कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि हमें चीजें हाथ से बनानी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बनेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल कम रहेगा, नेचुरल रिसोर्स पे दबाव कम होगा और मास प्रोडक्शन नहीं होगी। चीजें, हर एक इंसान को मौका मिलेगा अपना रोजगार कमाने का। तभी वो कह रहे थे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग वाइल अर्निंग। आप पढ़ो लेकिन साथ में कमाओ भी, आप पढ़ो लेकिन साथ में सीखो भी, है ना। तो चीजें हाथ से बननी चाहिए और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये उसका कंसेप्ट। एंड आई होप कि आपको आज का ये वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।